नमस्कार, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज की इस लेक्चर वीडियो में आप देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास से लिया गया टॉपिक अकबर। तो अकबर की यदि हम बात करते हैं तो या अकबर जो शख्सियत हैं, अगर उनके बारे में हम अध्ययन करना चाहेंगे या अध्ययन कर रहे हैं तो उनके शासनकाल के विभिन्न भागों के बारे में हम अलग अलग लेक्चर में अलग अलग भागों को हम समझेंगे। तो अभी जो टॉपिक है वो है अकबर का प्रारंभिक जीवन, अर्ली लाइफ ऑफ अकबर। अर्ली लाइफ ऑफ अकबर यानी कि अकबर का प्रारंभिक जीवन। तो अकबर का प्रारंभिक जीवन करके हमने ये टॉपिक तो डाला है, लेकिन इस लेक्चर वीडियो में मैं उनके प्रारंभिक जीवन के समस्त कार्यों को या उनके समस्त उपलब्धियों को मैं इसमें शामिल नहीं कर सकती, तो मैं इसका एक अलग पार्ट भी लेकर आऊँगी। तो इसीलिए यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो इसका नेक्स्ट वीडियो भी देखना न भूलिएगा। और साथ ही अकबर के जैसे अकबर के शासन, अकबर का साम्राज्य विस्तार, अकबर की धार्मिक नीति, अकबर की राजपूत नीति, अकबर के दरबार में रहने वाले जो नौरत्न थे उनके बारे में सबका अलग अलग लेक्चर होगा। सबके बारे में जानने के लिए आप हर एक लेक्चर को फॉलो ज़रूर करिएगा। तो स्टार्टिंग करेंगे अकबर का प्रारंभिक जीवन। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, जो बच्चे यदि इसके पहले मध्यकालीन भारत के इतिहास से रिलेटेड और जो वीडियो है, लेक्चर है वो देख चुके हैं तो वो अच्छी बात है। यदि नहीं देखे हैं तो आपके लिए प्लेलिस्ट में जाइएगा, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट में, और उसमें मध्यकालीन भारत के इतिहास को आप फॉलो कीजिएगा। उसमें आप पहले सल्तनत काल का आपने पूरा वीडियो लगभग मैंने अपलोड कर चुकी हूँ मैं। और साथ ही ये मुग़ल काल से मैंने हुमायूं, बाबर, हुमायूं, शेरशाह तक के वीडियो को मैं अपलोड कर चुकी हूँ या मेरे द्वारा अपलोड कर दिया गया है। तो ये था अकबर, बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ चैप्टर था, तो आज मैं स्टार्ट करूँगी। चलिए, इतनी सारी बातों को सुनकर आप थोड़ा सा बोर भी हो गए होंगे। स्टार्ट करती हूँ। अकबर को भारत के महान राष्ट्रीय शासकों में इनकी गिनती की जाती है। ये मध्यकालीन भारत यानी मुग़ल काल के महान शासक थे। इनका जन्म 1556 में हुआ था और इन्होंने गद्दी पर बैठा था 1556 में। ओके, ये जो डेट दिया गया है 1556 टू 1605, तो 1556 में गद्दी पर इन्होंने बैठा और 1605 ईस्वी तक बैठा। ओके, ये अकबर जो थे हुमायूं के पुत्र थे। जब मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता देती हूँ, अब तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो संक्षेप में बता देती हूँ, आगे मैं बताऊँगी। जब हुमायूं शेरशाह से पराजित होकर पश्चिमी देशों की तरफ भागा, उस समय ही उस निर्वासित जीवन के मध्य ही उन्होंने अमरकोट के राजा राणा विशाल के महल में उनकी पुत्री से वो शादी किया और वहीं पर अकबर का जन्म हुआ। इसी दौरान, एक शब्दों में कहूँ तो उनका निर्वासन जीवन के दौरान ही अकबर का जन्म हुआ। तो अकबर महान का जन्म कब हुआ है, सबसे पहले ये बात जानना ज़रूरी है आपके लिए। चलिए, यहाँ से मैं नोट कर देती हूँ। अकबर महान का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से, हमीदा बानो बेगम जो थी अकबर की माँ थी, अमरकोट के राणा विशाल के महल में हुआ था। अकबर के समय स्थिति संभवतः हुमायूं के जीवन की सर्वाधिक कष्टप्रद स्थिति थी। ये बात सही है, क्योंकि उस समय वो शेरशाह से अपना पूरा राज्य पाट हार कर हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। तो उस समय
अकबर का जन्म हुआ। और इस खुशी को बांटने के लिए, यानी उन्हें यह खुशी का क्षण था कि अकबर का जन्म हुआ, लेकिन इस खुशी को बांटने के लिए उनके पास कोई भी वस्तु नहीं थी, तो उन्होंने अपने साथियों के बीच कस्तूरी बांटा, क्योंकि उनके पास कस्तूरी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। अकबर का बचपन माँ बाप के स्नेह से रहित अस्करी के संरक्षण में, अस्करी जो था वो हुमायूं का भाई था। अस्करी के संरक्षण में महाम आंगा, जौहर, शमसुद्दीन खान और जीजी के देखरेख में कंधार में बीता। कहाँ बीता? कंधार में। अब हम थोड़े उनके बचपन के बारे में पढ़ेंगे। अकबर के बचपन के बारे में। 42 में जन्म हुआ है, तो 1551 में मात्र 9 वर्ष की अवस्था में पहली बार अकबर को गजनी की साझेदारी सौंप दी गई। सूबेदारी होगा, यहाँ पे साझेदारी लिखा गया है, मिस्टेक है। सूबेदारी सौंप दी गई कब? मात्र 9 वर्ष की अवस्था में। और वो गद्दी पर बैठा भी तो था 13 वर्ष की अवस्था में। हुमायूं ने हिंदुस्तान की पुनर्विजय के समय मुनीम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया। यानी जब हुमायूं ने दोबारा हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त किया, तो उस समय, और जब दोबारा विजय प्राप्त किया उसके मतलब कुछ ही महीनों बाद हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से अकबर गद्दी पे बैठता है। तो अकबर जब गद्दी पे बैठता है तो वो मात्र 1556 में, तो आप जोड़ सकते हैं कि 42 में जन्म हुआ और 1556 में, मात्र 12-13 साल की उम्र में वो गद्दी पर बैठता है अकबर। और उस समय अकबर चूँकि नाबालिग था, नाबालिग नहीं था, बालिग था, तो इसीलिए उसके संरक्षक का बाहर अकबर नाबालिग उसे कहते जो 18 साल से कम उम्र का। उस समय तो खैर 18 साल वाली कोई ऐसी परिपाटी नहीं थी, लेकिन हाँ वो अकबर छोटा ज़रूर था, 13 साल की उम्र थी उसकी लगभग। तो उससे मुनीम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया। सिकंदर सूर से अकबर द्वारा सरहिंद को छीन लेने के बाद हिंदुस्तान के पुनर्विजय के समय मुनीम खां को संरक्षक नियुक्त किया गया। और जब वो अकबर गद्दी पर बैठा तो बैरम खां को उसका संरक्षक नियुक्त किया गया। अकबर जब गद्दी पर बैठा तो उस समय उसकी आयु लगभग 13 साल की थी। सिकंदर सूर से अकबर द्वारा सरहिंद को छीन लेने के बाद हुमायूं ने 1555 में उसे अपना युवराज घोषित किया। यानी कि जब अकबर ने दोबारा सिकंदर सूर कौन था? शेरशाह का पुत्र था। उसके द्वारा जब सरहिंद को छीन लिया गया अकबर द्वारा, तो हुमायूं ने 1555 में उसे अपना युवराज घोषित किया। युवराज का मतलब होता है अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, कि उसके मरने के बाद ये गद्दी प्राप्त करेगा। दिल्ली पर अधिकार कर लेने के बाद हुमायूं ने अकबर को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया और साथ ही अकबर के संरक्षक मुनीम खां को अपने दूसरे लड़के मिर्जा हकीम का अंगरक्षक नियुक्त कर तुर्क सुल्तान बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया। यानी कि आप समझ गए, जब हिंदुस्तान पर जब हुमायूं शासन कर रहा था तो अकबर का संरक्षक किसे नियुक्त किया गया था? मुनीम खां को। लेकिन जब अकबर की काबिलियत बढ़ती गई तो उसे लाहौर का जब गवर्नर बना दिया गया, तब तुर्क सुल्तान बैरम खां को उसका संरक्षक नियुक्त किया गया और मुनीम खां को उसके दूसरे लड़के मिर्जा हकीम का अंगरक्षक नियुक्त कर दिया गया। हुमायूं की मृत्यु का समाचार सुनकर बैरम खां ने गुरदासपुर के निकट यानी पंजाब में ये जगह है, कलानौर में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का राज्याभिषेक करवा दिया। ओके। और वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। अगर कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ देता है कि अकबर का पूरा नाम क्या था, तो अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी के नाम से राज सिंहासन पर बैठा। अब हम थोड़ा सा यहाँ, अब तो अकबर गद्दी पर बैठ गया, तो अब हम थोड़ा सा बैरम खां के बारे में पढ़ेंगे कि बैरम खां कौन था और किस तरह से उसका संबंध था अकबर से।
बैरम खां, बैरम खां वहीं जिसे अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया था। अकबर का संरक्षक बैरम खां कराकोइलू तुर्क था। इसके पूर्वज कुर्दिस्तान के शासक थे। बैरम खां का पिता सैफअली बेग बाबर की सेना में था। ओके, बैरम खां का जन्म बदखशा और शिक्षा बल्ख में संपन्न हुई थी। ये पश्चिमी देशों के रहने वाले थे। 16 वर्ष की आयु में बैरम खान ने हुमायूं की सेना के साथ कन्नौज के युद्ध में हिस्सा लिया। कन्नौज के युद्ध में, गलती से ये लिखा हुआ है, कन्नौज के युद्ध में हिस्सा लिया। इसने हुमायूं के पुनः भारत विजय के समय का महत्वपूर्ण सहयोग किया। बैरम खां एक योग सुसंस्कृत, शिक्षित, वफादार, साहसी, विद्वान, उच्च कोटि का सैनिक और सेनापति था। हुमायूं ने इसके इन्हीं सभी गुणों से खुश होकर अमीर का पद प्रदान किया था। कालांतर में बैरम खां की विश्वसनीयता बढ़ने के साथ ही उसको संरक्षक, खानखना और यार वफादार आदि की उपाधि मिली थी, क्योंकि बैरम खां ऐसा व्यक्ति था जो हुमायूं का वफादार था। इसीलिए विश्वास के आधार पर, उसकी ईमानदारी को देखते हुए, उसकी योग्यता को देखते हुए हुमायूं ने इसे अकबर का संरक्षक नियुक्त किया था। अकबर ने सम्राट बनने पर अपने संरक्षक बैरम खां को वकील यानी वजीर नियुक्त कर खानखाना की उपाधि दी। वजीर का मतलब होता है प्रधानमंत्री, और जो शासक के जस्ट एक ओहदा नीचे होता है। तो वही पदवी अकबर ने बैरम खान को दी। अकबर की प्रारंभिक कठिनाइयों के समाधान में बैरम खां का महत्वपूर्ण सहयोग था। बैरम खां 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा, यानी कि 1560 ईस्वी में अकबर गद्दी प्राप्त किया और उसके मतलब 56 में गद्दी प्राप्त किया और 60 तक बैरम खां अकबर का संरक्षक रहा, यानी कि टोटल कितने 4 सालों तक। बैरम खां ने अपने संरक्षक काल में तरदी बेग को 5000 का मनसब देकर दिल्ली का सूबेदार बनाया। साथ ही मुनीम खां के नेतृत्व में काबुल पर मिर्जा सुलेमान के आक्रमण को असफल करवाया। संभवतः अकबर को अपने शासन काल के प्रारंभिक दिनों में सर्वाधिक परेशानी का सामना सूर शासक आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू से ही करना पड़ा। यानी कि रियल में यदि कहा जाए तो हेमू जो था, हेमू के साथ जो अकबर की लड़ाई हुई, जिसे पानीपत का द्वितीय युद्ध कहा जाता है, तो इस युद्ध में अकबर बाल बचा, यानी कि बड़ी संजोग से वो दोबारा या ये कहे कि उसे हिंदुस्तान के जो गद्दी है उसे संभाल पाया। हेमू संभवतः वैश्य जाति का था। रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था। अफगान शासकों की सेना में सर्वप्रथम उसकी नियुक्ति बाजार में तौल करने वाले अधिकारी के रूप में की गई, पर अपनी योग्यता और पराक्रम के कारण वह बाजार से उठकर सम्राट के प्रधानमंत्री पद पर जा पहुंचा। अपने साहस, धैर्य और सैन्य संचालन की अपूर्व क्षमता के कारण ही इसने आदिल शाह की ओर से लड़े गए 24 युद्धों में से 22 को जीतने का श्रेय प्राप्त किया। वेरी गुड। हेमू जो था वो बहुत ही योग्य शासक था। आदिल शाह ने इसे विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की थी और उसी हेमू से सामना हुआ किसका? अकबर का। हेमू दिल्ली और आगरा पर से मुगल कब्जे को समाप्त करने के लिए आगरे पर आक्रमण करने के लिए बढ़ा। उसके आगरा पहुंचने के पहले ही हुमायूं की मृत्यु हो गई, जिससे हेमू की मंजिल और सरल हो गई, क्योंकि वह हुमायूं से लड़ने के लिए आ रहा था ताकि वह दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर एक हिंदू शासक गद्दी प्राप्त कर सके, दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर सके। लेकिन संजोग से उस समय हुमायूं की मृत्यु हो गई और उसका रास्ता आसान हो गया, क्योंकि अकबर उस समय छोटा था। हेमू आगरा एवं ग्वालियर पर अधिकार करता हुआ 7 अक्टूबर 1556 को तुगलकाबाद में तरदी बेग को परास्त कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हेमू ने राजा विक्रमादित्य की उपाधि के साथ एक स्वतंत्र शासक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। अहमद यादगार के अनुसार हेमू ने दिल्ली में घुसने पर शाही छत्र धारण किया, साथ ही अपने नाम के सिक्के चलाए। कुछ इतिहासकार के अनुसार संभवतः इसने दिल्ली के तख्त पर अपना राज्याभिषेक भी करवाया था। यानी कि दिल्ली के तख्त पर इसने, तो जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि दिल्ली पर उसने अपने अधिकार कर लिए थे, कुछ छत्र भी प्राप्त किया था, शाही छत्र, लेकिन
उसने राज्याभिषेक करवाया था कि नहीं, इसमें कुछ संदेह है। तो कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि निसंदेह शायद उसने अपना राज्याभिषेक कराया भी था, लेकिन इसमें बहुत सारे इतिहासों का मतभेद भी है, यानी कन्फ्यूजन भी है। इस तरह हेमू की साधारण स्थान से उठकर स्वतंत्र शासक बनने तक की यात्रा निसंदेह मध्यकालीन भारत की एक रोचक घटना मानी जाती है। मध्यकालीन भारत का हेमू अंतिम ऐसा हिंदू व्यक्ति था जिसने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति अपनी योग्यता, शक्ति और पराक्रम के बलबूते किया। 350 वर्ष के विदेशी शासन को समाप्त कर हेमू ने दिल्ली पर स्वदेशी शासन की स्थापना की, जो बहुत ही अल्पकालीन रहा। हेमू की इस सफलता से चिंतित होकर अकबर ने उसके कुछ सहयोगियों के मन में काबुल वापस जाने की बात को हेमू की इस सफलता से चिंतित होकर अकबर और उसके कुछ सहयोगियों के मन में काबुल वापस जाने की बात कोसने लगे, परंतु बैरम खान ने अकबर को इस विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार कर लिया, जिसका परिणाम था पानीपत की द्वितीय लड़ाई। यानी कि अकबर की सेना वो लगभग मन बना चुके थे कि उन्हें भारत छोड़कर काबुल चले जाना चाहिए, लेकिन बैरम खां ऐसा व्यक्ति था जिसने युद्ध के लिए अकबर को और उसकी सेना के मनोबल को तैयार किया, और जिसका परिणाम था पानीपत की द्वितीय लड़ाई, जिसके बीच हुई थी 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। यह संघर्ष पानीपत की द्वितीय लड़ाई 5 नवंबर 1556 को। यह संघर्ष पानीपत के मैदान में हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना बैरम खां के नेतृत्व में मुगल सेना के मध्य लड़ा गया। युद्ध का आरंभिक क्षण हेमू के पक्ष में जा रहा था, यानी कि लास्ट तक हेमू का पलड़ा भारी था, परंतु इसी समय हेमू के आंख में एक तीर लग गई। उसके तीर लग जाने से हेमू के आंख में तीर लग गई, तो उसके तीर लग जाने से उसकी सेना में भगदड़ मच गई। अंततः उसे पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई। इस तरह से युद्ध का परिणाम मुगलों के पक्ष में रहा। भारत पर अधिकार को लेकर मुगलों और अफगानों के बीच संघर्ष का यही पर अंत हो गया। डॉक्टर आरपी त्रिपाठी ने लिखा है कि हेमू की पराजय मात्र एक दुर्घटना थी और अकबर की विजय एक दैवीय संयोग मात्र था। यानी यहाँ सहयोग लिखा, दैवीय सहयोग कहे या दैवीय संयोग कहे। यानी कि हेमू का पलड़ा शुरू से ही भारी था, लेकिन उसके आंख में तीर लग जाने के कारण वो बेबस हो गया, और जहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है और अकबर को एक दैवीय संयोग के कारण गद्दी प्राप्त हो जाता है, और वह अकबर जो इस तरह से दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने के बाद वह एक सफल राष्ट्रीय शासक के रूप में इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में वर्णित है। अब देखते हैं बैरम खां का पतन। अब तो देखा कि आपने बैरम खां के नेतृत्व में ही पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर जीत हासिल करके दिल्ली की गद्दी पर अपनी स्थिति मजबूत कर लिया था। अब बैरम खां का पतन कैसे होता है? 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक बैरम खां मुगल साम्राज्य का वास्तविक कर्ता धर्ता बना रहा। 1560 तक अकबर काफ़ी समझदार हो चुका था। वह शासन के समस्त कार्यों में स्वतंत्र निर्णय लेना चाहता था। यानी कि अकबर अब थोड़ा होशियार हो गया था, तो वो नहीं चाहता था कि कोई उसके कार्यों में हस्तक्षेप करे। बैरम और अकबर के मध्य मतभेदों की शुरुआत हुई, जो बैरम खां के पतन का कारण बनी। पतन के महत्वपूर्ण कारणों में अकबर का असंतोष, अतका खैल का योगदान, यह एक ऐसे वर्ग का सामूहिक नाम था जिसे अकबर की धाय महामंगा, जीजीअंगा, आजम खां, शमसुद्दीन खां, शहाबुद्दीन, राजमाता हमीदा बानो बेगम, मुल्ला मीर मोहम्मद आदि गुप्त रूप से अकबर को बैरम खां के विरुद्ध भड़काना आरंभ कर दिया। यानी कि एक ऐसा ग्रुप राज्य में ही, दरबार में ही एक ऐसा ग्रुप बन गया जिसमें उनके संबंधी, जैसे कि महामांगा जो उनकी धाय थे, यानी उनका पालन पोषण जिसने किया था, जीजीअंगा, शमसुद्दीन खां, राजमाता हमीदा बानो बेगम, मुल्ला मीर मोहम्मद, ये सब कुछ वैसे व्यक्ति थे जो बैरम खां के डिसीजन पर सवाल उठाने लगे, उनके विरुद्ध अकबर को भड़काने लगे। तो इस तरह से अकबर को भड़काने लगे, जिसके फलस्वरूप बैरम खां और अकबर के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया। और इस कारण से अकबर ने बैरम खां को 2 ऑप्शन दिया, या तो वो दूर सूबेदार बनकर जाए किसी प्रांत में, या
धार्मिक यात्रा के लिए निकले। तो इस तरह से धार्मिक भेदभाव, अब यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं धार्मिक भेदभाव किस तरह का था। चूँकि बैरम खां सिया धर्मावलंबी था, इसीलिए उस पर आरोप लगाए गए कि वह सुन्नी संप्रदाय के लोगों की उपेक्षा करता है। अब देखिए यहाँ पे ये तो अकबर जो भी प्रस्ताव इनके पास रखता है, लेकिन इसके में ये भी था कि उनके विरुद्ध उनके ही दरबार के जो एक दल था उसे भड़काता था, और दूसरी भड़काने का कारण क्या था, तो धार्मिक मामलों में भी एक दूसरे के बीच मतभेद हो चुका था। ईरानी तुरानी ईर्ष्या द्वेष की भावना, चूँकि बैरम खां ईरानी था इसीलिए उस पर आरोप लगाए गए कि तुरानी लोगों की उपेक्षा कर ईरानी मुसलमानों को अमीर पद प्रदान कर रहा था। बैरम खां के नेतृत्व में किए गए कुछ सैन्य अभियानों की असफलता भी उसके पतन का कारण बनी। इस तरह से बैरम खां के पतन की पृष्ठभूमि तैयार हो जाने के बाद अकबर ने दिल्ली जाकर वहां से बैरम खां को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने बैरम खां के समक्ष 3 प्रस्ताव रखा। यानी बैरम खां को गद्दी से हटाने के लिए बहुत सारे ऐसे कारण थे, जिसे आप यहाँ पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अकबर के वो पिता के समान था, संरक्षक था, तो इसीलिए इसी का ख्याल रखते हुए उसने उसके समक्ष 3 प्रस्ताव रखे। पहला प्रस्ताव था कालपी और चंदेरी की सूबेदारी। कालपी या चंदेरी की सूबेदारी ग्रहण करे, राज्य दरबार में सम्राट के गुप्त मामलों का सलाहकार, या मक्का की तीर्थ यात्रा। तीनों ऑप्शन था। तो इस तरह से तीनों प्रस्ताव में से बैरम खां ने मक्का के तीर्थ यात्रा के प्रस्ताव को चुनकर तीर्थ यात्रा की ओर चल पड़ा। मार्ग में ही पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नाम का एक अफगान युवक, इसके पिता की हत्या मच्छीवाड़ा के युद्ध में बैरम खां ने की थी। यानी कि जब वो तीर्थ यात्रा के लिए, तीसरा प्रस्ताव मान गया अकबर का, जब वो तीर्थ यात्रा के लिए निकला तो वहाँ पे रास्ते में मुबारक खान नाम का एक अफगान युवक ने उसकी हत्या कर दी, क्योंकि मच्छीवाड़ा के युद्ध में बैरम खां ने उसके पिता की हत्या की थी। इसी दुश्मनी के बदौलत उसने उसकी हत्या कर दी। कालांतर में मुगल सम्राट अकबर ने बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम, यानी कि बैरम खां की पत्नी का नाम क्या था, सलीमा बेगम, उसका एक पुत्र भी था, वो था रहीम। तो सलीमा बेगम से उसने निकाह कर उसके 4 वर्षीय पुत्र को पुत्रवत संरक्षण दिया, जो आगे चलकर 1584 ईस्वी में खानखाना की उपाधि को ग्रहण किया। पाटन के फकीरों ने बैरम खां के मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया। और इस तरह से अकबर के शासनकाल में बैरम खां का चैप्टर समाप्त होता है। लेकिन उसका एक पुत्र रहीम जो था, जिसे अब्दुल रहीम खानखाना की उपाधि भी दी गई थी, तो उसे अपने पुत्र की उपाधि दी थी। 1556 से 60 तक बैरम खां के संरक्षक में अकबर रहा। उसके बाद से 60 से 62 का जो समय है, 1560 से 62 है, वो अकबर के इतिहास में पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। पेटीकोट शासन का मतलब हुआ कि अकबर के शासन में उनके घर की उनके दरबार की जो महिलाएं थी, जैसे माहम अंगा, हमीदा बानो बेगम, इन सब का ज़्यादा प्रभाव था। तो सबसे पहले अकबर ने तो 1560 से 62 तक पेटीकोट शासन का प्रभाव रहा। उसके बाद से 62 में जब अकबर स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू किया, तो उसने कुछ प्रारंभिक सुधार कार्य किए, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे। प्रारंभिक सुधार कार्य में था पहला था, सबसे पहले उसने क्या किया, युद्ध में बंदी बनाए गए व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को दास बनाए जाने की परंपरा को तोड़ते हुए अकबर ने दास प्रथा पर पूर्णतः रोक लगा दी। यानी कि पहले क्या था, युद्ध होता था, युद्ध में जो बंदी बना लिए जाते थे तो उन्हें दास बना लिया जाता था, लेकिन इस दास प्रथा पर अकबर ने रोक लगा दी। दूसरा, 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हरम दल मतलब वहीं जो महिलाओं का एक विशेष प्रभाव था, उसी दल से मुक्त कर लिया। इस दल के प्रमुख सदस्य थे महामंगा, जीजी अंगा जी। दूसरा जो था, पहला तो आपने देखा प्रारंभिक सुधार, जो दास प्रथा
पर प्रतिबंध लगा दिया। दूसरा, 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को मुक्त कर लिया। इस दल के प्रमुख सदस्य थे महामंगा, जो उनकी दाई थी, यानी जिसने अकबर का पालन पोषण किया था, जीजीअंगा, आदम खां, मुनीम खां, शिहाबुद्दीन अहमद खां। जब तक अकबर ने इस दल के प्रभाव में काम किया तब तक के उसके शासन को पेटीकोट शासन या पर्दा शासन भी कहा जाता है। ओके। तीसरी उपलब्धि उसकी क्या थी या प्रारंभिक सुधार क्या थे? 1563 में अकबर ने विभिन्न तीर्थ स्थानों पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर की वसूली को बंद करवा दिया। मार्च 1564 में अकबर ने जजिया कर, जो गैर मुस्लिम जनता से व्यक्तिगत कर के रूप में वसूला जाता था, उसे बंद करवा दिया। यानी कि जजिया कर को जो गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था, इसको भी अकबर ने बंद करवा दिया। ये थी अकबर की प्रारंभिक सुधार कार्य, जो उसने बैरम खार के संरक्षण और पेटीकोट शासन के संरक्षण से मुक्त होने के बाद स्वयं के निर्णय के बल पे इन्होंने ये आरंभिक सुधार कार्य किए। तो इस तरह से आगे भी उन्होंने देश के लिए, अपनी जनता के लिए, अपनी प्रजा के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत सारे कार्य किए। इस कारण से राष्ट्रीय शासक का दर्जा भी दिया जाता है अकबर को। तो आगे भी ये जारी रहेगा, आप देखते रहें। और मैं फिर प्रारंभिक सुधार कार्य जो है अकबर के प्रारंभिक जीवन, उसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी। उसके अलावा साम्राज्य विस्तार, उत्तर भारत में, मध्य भारत में, दक्षिण भारत में अकबर का साम्राज्य विस्तार और उसकी और सारे जो भी उससे रिलेटेड टॉपिक है, वो सारे टॉपिक का लेक्चर अवेलेबल कराया जाएगा। तो यदि आपने वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरे चैनल पे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का मेडिवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लगभग टॉपिक अपलोडेड हैं या कुछ अपलोड किए जा रहे हैं। इसीलिए संपूर्ण इतिहास की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।